हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के एक अंडर ब्रांच की बात करने जा रहे हैं और उस ब्रांच का नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। तो बेसिकली थर्मोकेमिस्ट्री में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम बेसिकली कन्वर्जन्स देखते हैं, केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी एंड वाइस वर्सा। हम सभी को पता होता है कि बेसिकली जो एनर्जी की बात करी जाती है वो एंथैल्पी के टर्म्स में करी जाती है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हीट चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर होते हैं उनको हम एंथैल्पी के टर्म्स में डील करते हैं, और जो कांस्टेंट वॉल्यूम के टर्म्स में हम जिस चीज को डील करते हैं वो इंटरनल एनर्जी होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, आज जिस टॉपिक को हम यहाँ लेने जा रहे हैं वो डेल्टा एच की कैलकुलेशन से डील कर रहा है, जिसको एक्चुअली हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस कहते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस को कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। जैसे आपको पता होता है कि अगर आपको किसी चीज का डेल्टा एच कैलकुलेट करना है तो जो भी आपके पास एंथैल्पी प्रोडक्ट की होगी उसमें से आप टोटल एंथैल्पी जो कि रिएक्टेंट्स ने जनरेट करी होगी, आप बेसिकली क्या करेंगे, समेशन एच मतलब टोटल एंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट को टोटल एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट से जब माइनस करेंगे तो आपको डेल्टा एच मिल जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है बच्चों, कि जो डेल्टा एच है दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द एंथैल्पी चेंजेस ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस द एक्टिवेशन एनर्जी चेंजेस ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। तो आप यहाँ पे जो HAF देख रहे हैं, तो HAF का मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। अब अगर आप बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में देखेंगे तो जो डेल्टा एच होता है उसमें आप क्या करेंगे, बेसिकली रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट की टोटल बॉन्ड एनर्जीज को माइनस कर देंगे एंड यू विल गेट द एंथैल्पीज। तो बेसिकली ये तीन मेथड्स न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम डेल्टा एच को कैलकुलेट करते हैं। तो अपने नेक्स्ट सेशन में मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी इससे रिलेटेड कराऊंगा, लेकिन चलिए अभी फिलहाल हम आज के टॉपिक में चलते हैं। और हमें यह देखना है कि कई बार हम लोग कहते हैं कि जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है और डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो दैट मीन्स कि रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो बेसिकली आज के हम टॉपिक में इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को स्टडी करने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको दो वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, और एक होता है जिसे हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो चलिए सबसे पहले हम इस चीज को यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो देखिए यहां पे अगर आपके पास कोई रिएक्शन है, सपोज मैं रिएक्शन को मान रहा हूं बच्चों A गिव्स B, तो ऑब्वियस सी बात है A जो है वो रिएक्टेंट है और जो B है वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो चलिए हम मान लेते हैं ER विच इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। A हमारा रिएक्टेंट हो गया, तो हम मान लेते हैं इन जनरल फॉर्म कि ER इज बेसिकली द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड EP इज द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स। EP इज द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स, राइट। अब देखिए यहां पे दो फॉर्म्स की एनर्जी हमें देखने को मिलेंगी। एक फॉर्म की हमारे पास एनर्जी आ रही है कि जब A का कन्वर्जन B में हुआ, दो बातें ध्यान रखिएगा। एक चीज ये है कि इस A के पास बीइंग अ रिएक्टेंट अपना एक लेवल होगा एनर्जी का, तो उसको हमने बोला बच्चों एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो प्रोडक्ट के पास भी अपना एक एनर्जी लेवल होगा, उसको हमने बोला एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब जब हम कन्वर्जन की बात करेंगे तो हम बेसिकली ये देखेंगे कि यहां पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ है इसके लिए
तो ये AF हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब हम पीछे की तरफ जाएंगे तो ये हमारे पास AB हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ क्या, बैकवर्ड रिएक्शन। तो रिएक्शन को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराने के लिए एक्चुअली जो एनर्जी चाहिए दैट इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और प्रोडक्ट को वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी का। अब देखिए कभी भी कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उसकी अपने कुछ मिनिमम एनर्जी होगी। अब चलिए उसको सपोज करते हैं कि यहां पे ये हमारे पास रिएक्टेंट था और इसकी कुछ अपनी एक एनर्जी थी, तो मैंने यहां पे बच्चों इस चीज को HR लिख दिया। अब इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर उस रिएक्शन को प्रोसीड कराना है, मतलब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, तो दिस इज द energy which is required. This is basically the energy which is required, right? That means कि ये जो बैरियर होता है यहां पर, इस बैरियर को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी का नाम देते हैं। इस बैरियर को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। दैट मीन्स थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी है जो कि एक रिएक्शन को करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। दैट इज द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू अकर इज व्हाट यू कॉल एज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। दैट मीन्स कि यहां पे देखिए ये जो रिएक्टेंट है इसके पास इतनी एनर्जी थी, मतलब ये रिएक्टेंट की एनर्जी हो गई, या इसी को मैं कह सकता हूं कि ये एनर्जी रिएक्टेंट की है या फॉरवर्ड रिएक्शन को करवाने की एनर्जी है, लेकिन ये इतनी नहीं है कि ये इस लेवल तक पहुंच पाए। इसका मतलब क्या है कि हमें कहीं ना कहीं इतनी एनर्जी और एक्सेस में सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एनर्जी को गेन करके इस थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचे जहां पे रिएक्शन हो सकता है। दैट मीन्स कि जो ये EA मैं लिख रहा हूं, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो दोनों के बीच में चलिए बेसिक फर्क जानते हैं और फिर हम धीरे धीरे करके एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के ग्राफ को स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि इसमें एक्चुअली में होता क्या है। अब देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूं एक बार, रिएक्टेंट्स के पास अपनी एनर्जी होती है, ठीक, लेकिन वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं होती कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर सके। आप यहां पे देख रहे हैं दोनों ग्राफ्स में, ये वो मैक्सिमम एनर्जी है जो कि रिएक्शन करवाने के लिए चाहिए। देखिए इस ग्राफ में भी और इस ग्राफ में, इसका मतलब यहां से बच्चों यहां तक वाली जो एनर्जी है, यहां से यहां तक वाली एनर्जी, दैट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। माय रिपीट, मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू अकर इज व्हाट यू कॉल एज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को देखें, रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी है उससे ज्यादा, मतलब थोड़ी ज्यादा, कि हम कितनी एक्सेस में रिएक्टेंट्स को एनर्जी सप्लाई करें कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के लेवल तक पहुंच जाए, उस एनर्जी को हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जिसे हम EA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स इस ग्राफ में जो यहां से यहां तक की एनर्जी है वो एनर्जी है कि जो कि हमने रिएक्टेंट की एनर्जी से ऊपर सप्लाई करी है ताकि वो अपने थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल पर पहुंच जाए और रिएक्शन अपने अंजाम तक पहुंच जाए। दैट मीन्स ऑलवेज द एक्सेस एनर्जी विच इज सप्लाइड अबव द एनर्जी ऑफ the reactants to reach the mark of the threshold energy is what you call as the energy of एक्टिवेशन। तो आई होप कि आपको यहां पर थ्रेशोल्ड एनर्जी और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बीच में डिफरेंस क्लियर होगा। अब देखिए हम यहां पर दो केसेस की बात करते हैं जो नॉर्मली हम लोग ने बच्चों पढ़े होते हैं। कई बार हमने पढ़ा होता है कि एक रिएक्टेंट है A, वो कन्वर्ट हुआ B में, और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस था। दैट मीन्स यहां पे जो डेल्टा H की वैल्यू थी वो नेगेटिव थी। तो चलिए ग्राफिकली इस चीज को समझते हैं। जब कभी भी हम एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास बेसिकली दो एक्सिस होती हैं।
एक को तो हम x एक्सिस कह रहे हैं और एक को हम y एक्सिस कह रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ग्राफिकली हमने कौन सी एक्सिस में कौन सी चीज को प्लॉट किया है। तो अगर हम यहां पे बात करते हैं बेसिकली x एक्सिस पे, तो x एक्सिस में हम रिएक्शन प्रोग्रेस को देख रहे हैं कि रिएक्शन किस रेट से प्रोसीड कर रहा है। दैट मींस अगर हम इस पॉइंट को चेक करें, इस पॉइंट को, तो यहां पे आप देखेंगे कि रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन 0 है। और अगर आप आगे चलते जाएंगे तो आप देखते जाएंगे कि धीरे धीरे करके आपको पता होता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती चली जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है। और जो हमारा y एक्सिस है, इस पे बेसिकली हमने एंथैल्पी को यहां पर कोरिलेट करा हुआ है। तो दैट मींस कि x कोऑर्डिनेट पे हमने रिएक्शन प्रोसेस प्रोग्रेस को कोरिलेट करा है और y एक्सिस पे हमने एंथैल्पी को कोरिलेट किया हुआ है। पहली बात तो ये होती है कि x एक्सिस पे हम क्या रखते हैं और y एक्सिस पे हम क्या रखते हैं। अब चलिए इसको हम स्टार्ट देते हैं। यहां पे देखिए, जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा तो जो HR यहां लिखा है ये वो एनर्जी है जो कि रिएक्टेंट्स के पास पहले से होगी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास पहले से होगी। अब यहां पे ये देखिए, यहां से यहां तक मैंने आपको बताया था कि ये वो एनर्जी है जो कि एक्चुअली में चाहिए, किस लिए, ताकि ये रिएक्टेंट्स अपने थ्रेशोल्ड एनर्जी के मार्क तक पहुंच पाए। ये वो लेवल है जहां पहुंचने के बाद जो रिएक्टेंट है वो धीरे धीरे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा और एनर्जी या तो रिक्वायर्ड होगी या लिबरेटेड होगी, डिपेंड्स ऑन द term we are using, whether we are using the graph in terms of delta H is equal to minus negative और positive। अब देखिए यहां पे इतनी एनर्जी रिएक्टेंट की है और इतनी एनर्जी अगर इसे मिल जाए तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंच जाएगी। मतलब A से यहां तक के कन्वर्जन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डेल्टा HF है। दैट मींस यहां पे ये जो एनर्जी है वो बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं, हम इसको बच्चों AF लिख सकते हैं। अब देखिए, जब ये यहां तक पहुंच गई तो हुआ क्या, जब प्रोडक्ट बनने शुरू हुए तो उसने धीरे धीरे करके जो एनर्जी है वो लिबरेट करनी शुरू करी और जो ये एनर्जी लिबरेट हुई ये धीरे धीरे करके सराउंडिंग में जाती रहेगी। अब आगे जाके मैं इसकी आपसे चर्चा करूंगा कि सराउंडिंग टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। अभी हम इसकी बात करेंगे। तो देखिए यहां HR थी, रिएक्टेंट की एनर्जी थी, इसने इतनी एनर्जी का गेन करा, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचा और अब ये धीरे धीरे करके एनर्जी को लिबरेट कर रहा है और एक अपने मिनिमम एनर्जी लेवल पर प्रोडक्ट ने आके एनर्जी को लिबरेट करना बंद कर दिया। तो हमने यहां पे दो बातें सीखी कि रिएक्टेंट की एनर्जी ये थी, इसने HF एनर्जी ली, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड तक पहुंची। उसके बाद जो प्रोडक्ट है उसने एनर्जी को रिलीज करना शुरू करा और वो अपने कहां तक पहुंची, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट तक पहुंची। अब देखिए यहां पे आपको डेल्टा H की अगर हमें बात यहां पर करनी है तो इस चीज को आप समझिएगा कि यहां पे जो डेल्टा HAB की वैल्यू है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। चलिए इसका भी मतलब समझते हैं। यहां पे ये जो प्रोडक्ट है इसकी एनर्जी देखिए इस लेवल पर है और हमें क्या करना है, अगर इस B को A में कन्वर्ट करना है तो कम से कम बच्चों हमें इतनी एनर्जी चाहिए होगी ताकि ये बैक रिएक्शन होके वापस से A में कन्वर्ट हो जाए। इसका मतलब जो B से A के कन्वर्जन के लिए एनर्जी चाहिए उसको हम बोल रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। और इस केस में हम देख रहे हैं कि ये लेवल जो है वो इतना है, इतनी इसकी एनर्जी थी। ध्यान से समझिएगा, ये इतनी एनर्जी थी, अगर ये इतना एनर्जी का गेन करना शुरू कर दे तो ये वापस से यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा। अभी अगर ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बन रहा है तो इस थ्रेशोल्ड पॉइंट के बाद ये धीरे धीरे करके एनर्जी को लिबरेट कर रहा है। अब देखिए
यहां पे दो टर्म्स में हम डेल्टा एच निकाल सकते हैं। एक तो इस फॉर्मूले को यूज करके डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो चलिए इस चीज को हम यहां पर देखते हैं कि इस केस में ये किस तरीके से हमको देखने को मिलेगा। अब इस केस में बच्चों अगर आप देखो यहां पर, तो आप एक्सोथर्मिक के केस में आप यहां पर जब देखेंगे तो आप डेफिनेटली देख रहे हैं कि जो HAB है वो ग्रेटर देन आ रहा है HAF के। देखिए यहां पे जो HAB एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से ज्यादा आ रही है। दैट मींस कि अगर मैं बच्चों यहां पे डेल्टा H की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, H ऑफ फॉरवर्ड माइनस HA ऑफ बैकवर्ड। क्योंकि HAB देखिए ग्रेटर देन है, इसीलिए जो डेल्टा H की वैल्यू यहां पर आएगी वो नेगेटिव आएगी। दैट मींस कि यहां पे क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है कि वो H की वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन के टर्म से पूछ रहे हैं, आपको वो भी पता होना चाहिए। डाटा में गिवन होता है। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं ये बेसिकली 11th लेवल पर बनाने को आती हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ क्या होगा और एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ क्या होगा। तो देखिए यहां पे मैंने डेल्टा H को कैलकुलेट करा है बेसिकली किस टर्म में, एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म्स में, जब हमें एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन गिवन है। अब देखिए अगर हम इस चीज को कैलकुलेट करना चाहें कि जो डेल्टा H की वैल्यू है वो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट के टर्म्स में कैलकुलेट करना चाहें तो आप एक चीज को फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं, A से B के कन्वर्जन के लिए जो एनर्जी चाहिए बेटा वो होती है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के कन्वर्जन के लिए दैट इज B से A के कन्वर्जन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो बेसिकली होती है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। लेकिन जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एनर्जी पोजेस करते हैं उनको एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। अब देखिए इस टर्म में तो हमने यहां पर देखा एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म्स में कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो HAB की वैल्यू है दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो जब मैंने फॉर्मूला अप्लाई करा तो मैंने देखा कि डेल्टा H की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आई। दैट मींस डेफिनेटली द हीट विल बी लिबरेटेड बाय द सिस्टम। एक बार इसको हम प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी के टर्म्स में देखते हैं बच्चों। देखिए ये वो एनर्जी है जो कि रिएक्टेंट की है और ये वो एनर्जी है जो कि प्रोडक्ट की है। दैट मींस कि यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट ने इतनी एनर्जी रिलीज करी कि फाइनली जो उसकी एनर्जी आई वो रिएक्टेंट की एनर्जी से कम आ रही है। और जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हम अप्लाई करेंगे बेटा डेल्टा H इज इक्वल टू HP माइनस HR, मतलब एंथैल्पी ऑफ द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो हम देखेंगे क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट की एनर्जी कम है और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है तो इसलिए डेल्टा H की वैल्यू यहां पे नेगेटिव आएगी। दैट मींस कि अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म्स में भी चले तो भी यहां पे डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और अगर हम बेसिकली प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी के टर्म्स में चलें तब भी हमारी जो डेल्टा H की वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है। अब इंपॉर्टेंस ये है कि हमें ये समझना है कि जो एनर्जी यहां पे रिलीज हुई उसने करा क्या होगा, उसने बेसिकली सराउंडिंग के टेम्परेचर को बढ़ाया होगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो यहां पर एक चीज को आप समझिएगा कि पहले से यहां पे जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है कम होगा, इसीलिए जो ग्रेडियंट बना रिएक्शन में वो इस तरीके से बना कि जब रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना, जब प्रोडक्ट ने धीरे धीरे करके एनर्जी को लिबरेट करना शुरू करा तो उसी लिबरेटेड एनर्जी को सराउंडिंग ने गेन करना शुरू करा। दैट मींस डेफिनेटली इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर मैं यहां पे बच्चों बात करूं तो जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, जो सराउंडिंग का क्या होगा
टेम्परेचर होगा फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा। तो यहां पर हमने क्या सीखा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, जो एनर्जी कन्वर्जन्स होते हैं डेल्टा एच के इन टर्म्स ऑफ activation energy for forward as well as backward reaction, and energy terms in terms of basically the product energy of product and energy of reactants के terms में। दोनों ही केस में हमने ये पाया कि जो डेल्टा एच की वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। दैट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज बेसिकली अ रिएक्शन इन विच हीट इज लिबरेटेड। अब चलिए हम यहां पे एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं। तो मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन को आपको बहुत डिटेल में समझाया है, हम एंडोथर्मिक रिएक्शन को फटाफट से समझते हैं। देखिए यहां पे हम बात करते हैं कि ये रहा हमारा रिएक्टेंट, इसके पास जो पहले से ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होगी उसको एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स कह रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों HR। ये हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल था, इतनी एनर्जी चाहिए कम से कम ताकि जो रिएक्शन है वो हो पाए। दैट मींस इसको इतनी एनर्जी ज्यादा चाहिए ताकि रिएक्टेंट जो हैं ये एनर्जी को गेन करके थ्रेशोल्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो पाए, और इस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन कह रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। दैट मींस कि यहां से यहां तक की तो एनर्जी क्या हो गई बच्चों, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई, और यहां से यहां तक की जो एनर्जी हो गई वो एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, विच इज रिक्वायर्ड above the energy of the reactants to actually proceed the reaction to the level of what, to the level of threshold energy। अब देखिए जब यहां पे ये चीज चली तो यहां पे जब प्रोडक्ट बना होगा तो प्रोडक्ट ने थोड़ी 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 करके एनर्जी रिलीज करी होगी, लेकिन एक लेवल पर आके उसने एनर्जी को रिलीज करना बंद कर दिया। तो अब आप इसमें नेट चेंजेस की बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट वाली कंडीशन को देखते हैं। यहां पे देखिए हमारी रिएक्टेंट की एनर्जी HR है और यहां पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एनर्जी HP है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहां पे जो HP है वो ग्रेटर देन है HR से। दैट मीन्स कि जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। अगर सेम चीज को हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के टर्म्स में बच्चों कैलकुलेट करें तो रिएक्टेंट से थ्रेशोल्ड एनर्जी तक जाने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी वो HAF था। दैट मीन्स द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और प्रोडक्ट से यहां तक थ्रेशोल्ड एनर्जी तक वापस आने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए थी वो थी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। और आप यहां पे देख रहे हैं कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन की एनर्जी से ज्यादा है। जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे जो HAF की वैल्यू है HB से ज्यादा है, और इस केस में भी आप देखेंगे जो डेल्टा H आ गया वो आपका पॉजिटिव आ गया। तो एक बार मैं इसको यहां पे भी करके दिखा रहा हूं आपको कि अगर हम यहां पे देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, तो हम यहां पे आपको करके दिखाते हैं कि अगर हम यहां पे एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे तो आप देखिए यहां पे ये फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी और ये बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है, और आप यहां पे देख रहे हैं कि HAF जो है वो ग्रेटर देन आ रहा है HAB से। दैट मींस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अप्लाइंग द फॉर्मूला आप यहां पे क्या देखेंगे, आप जब यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो HAF माइनस HAB, और क्योंकि HAF जो है वो बड़ा है HAB से इसलिए डेल्टा H की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। अब यहां पे आपने देखा इन दोनों बातों को बच्चों में यहां पे लिख देता हूं कि यहां पे ये पॉजिटिव आ जा रही है, और यहीं पे मैं केस बना के एक्सोथर्मिक रिएक्शन की भी बात कर देता हूं। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में HAF इज लेस देन HAB, ये वाली हमारे पास कंडीशन थी। देखिए HAF इज लेस देन HAB, दैट मींस फाइनली जो मेरे पास डेल्टा H की वैल्यू आ रही थी मैंने आपको बताया था ये नेगेटिव आएगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन
पॉजिटिव आती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए नेगेटिव आती है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि डेल्टा H में जो प्रोसेस है उसमें हीट का लिबरेशन होगा और डेल्टा H फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट का गेन होने वाला है। तो दिस वाज अ स्मॉल रिव्यू अबाउट द एंथैल्पी changes that will occur during an exothermic and endothermic reaction। और एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब डेल्टा H हमारा इन फॉर्मूलेज में से किसी से भी जब निकल जाएगा तो उसका कोरिलेशन हम डेल्टा E के साथ कर सकते हैं और वो रिलेशन होता है डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा N RT, और डेल्टा N जो होता है समेशन N ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट सिर्फ और सिर्फ गैसीय स्टेट में। तो बेसिकली आज के लेक्चर में मैंने आपको एक ब्रीफ रिव्यू दिया है अबाउट हाउ वी विल कैलकुलेट द एंथैल्पीज एंड अ बेसिक रिव्यू ऑफ द exothermic and the endothermic reaction with respect to energy of activation and energy of the reactants and products.